बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th आरोह का पहला पाठ पढ़ेंगे, नमक का दरोगा, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। पहले इनकी हम जीवनी देखते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में लम्ही नामक ग्राम में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनका असली नाम था धनपत राय। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, और इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। अब पाठ पर आते हैं हम। नमक का दरोगा, जैसा कि पाठ से ही है, नमक जो हर कोई जानता है ना, नमक अगर खाने में ना हो या हमारी ज़िंदगी में नमक ना हो तो वो कैसा बेकार सा हो जाएगा। तो आज हमको यही पाठ पढ़ना है, नमक का दरोगा। तो जब नमक का नया विभाग बना और फिर क्या हुआ कि चोरी छिपे लोग इसका व्यापार करने लगे। पहले नमक आम आदमी की पहुंच में था, फिर नमक का कानून बना। आप लोगों को पता है ना, दांडी यात्रा, दांडी मार्च हुआ जब, तो उस समय की बात है कि चोरी छिपे इसका व्यापार भी करने लगे। हर काम में होता है। तो इसके प्रमुख पात्र 3 लोग हैं। एक वृद्ध मुंशी है बंसीधर, एक उनके पुत्र बंसीधर, और एक है पंडित आलोपीदीन। 3 इसके प्रमुख पात्र हैं। अब हम पाठ पर आते हैं। तो वृद्ध मुंशी पहले वो भी थे सरकारी नौकरी में और दुनिया का ऊंच नीच सब कुछ समझते थे। इसलिए जब उनके पुत्र मुंशी बंसीधर जब नमक के इस ऑफिस में जाते हैं और काम के लिए, तो उनके पिता उनको एक सलाह देते हैं कि बेटा, काम ऐसा जगह देखना कि पद मत देखना, ओहदा मत देखना, जहाँ पे ऊपरी आमदनी ज़्यादा हो उस जगह पर नौकरी करना। अब अपने अनुभव के आधार पर अपने बच्चे को क्या सलाह देते हैं वो, जबकि गलत सलाह रहती है फिर भी देते हैं कि बेटा, ओहदे को ध्यान मत देना। क्या कहा है ओहदे को? इन्होंने पीर की मजार कहा है। और क्या कहा है कि निगाह हमेशा चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। काम ऐसा ढूंढो जहाँ ऊपरी आय बहुत हो। मासिक वेतन है ना, जो महीने एक बार मिलता है, वो क्या होता है, पूर्णमासी का चांद होता है, जो एक दिन पूरा दिखता है और फिर धीरे धीरे घटते घटते खत्म हो जाता है। लेकिन ऊपरी आय क्या होता है, बहता हुआ स्रोत है, जिससे हमेशा प्यास बुझते रहती है। और वेतन तो मनुष्य देता है, इससे वृद्धि नहीं होती है, किंतु ऊपरी आमदनी जो कौन देता है, ईश्वर देता है, जिससे क्या होती है, बरकत। अपने पिता की बात को आज्ञाकारी पुत्र की तरह सब सुनते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं काम की तलाश में। अब वक्त उनका साथ देता है, उनको दरोगा के पद पर नियुक्त किया जाता है। हर पिता अपने पुत्र को कुछ सलाह देता है, लेकिन इनके पिता इनको गलत सलाह देते हैं। अब वृद्ध मुंशी की बात सुनकर उनके पुत्र जाते हैं, लेकिन अपना धैर्य को क्या बनाते हैं, मित्र, बुद्धि को अपना पथ प्रदर्शक, और आत्मावलंबन ही उनका अपना साथी और सहायक था। अब उन्हें नमक विभाग में दरोगा के पद पर मिल जाती नौकरी, प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जहां वेतन तो था ही अच्छा, आय का ठिकाना नहीं था। अब ये बात जब उनके पिता वृद्ध मुंशी सुनते हैं तो उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब हमारी कहानी शुरू होती है कि जाड़े का दिन था, रात का समय था, और जो उनके सिपाही थे और चौकीदार थे, सब क्या थे, नशे में मस्त वहाँ पे पहरेदारी में लगे हुए थे। और मुंशी बंसीधर भी अभी 6 महीना लगभग हुआ था उनको, और जाड़े का समय था, तो दरवाज़ा लगाकर वो सोए रहते हैं। इतने में आधी नींद में रहते हैं वो, तो उनको आवाज़ आती है। यमुना नदी का किनारा था और पास ही एक पुल भी था, तो लहरों की आवाज़ के साथ साथ उनको
कुछ गाड़ियों की खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है और साथ ही मल्लाहों का कोलाहल। मल्लाह कौन होता है? जो नाव चलाने वाले होते हैं, नाव खेने वाले। तो इनको लगता है कि इतनी रात में गाड़ियाँ नदी के पार जाती हैं, क्यों जा रही हैं, आवाज़ कहाँ से आ रहा है, कुछ तो गोलमाल है। तो फिर अपने जो भ्रम को पुष्टि करने के लिए क्या करते हैं, फट से वर्दी पहनते हैं और तमंचा जेब में रख के और अपने घोड़े पे बैठ के वो पुल की तरफ पहुंचते हैं। अब क्या देखते हैं कि गाड़ियों की एक लंबी कतार वहां से जा रही है। जैसा कि चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये देखिए लोगों की आवाजाही है और ये गाड़ियों की कतार जा रही है। तो अब जैसे ही इनको देखते हैं तो अब जो बैलगाड़ियों से नमक को ले जा रहे थे, तो उसमें जो सबसे आगे एक आदमी रहता है, उसके मुंह से निकल जाता है, ये जब पूछते हैं ना कि किसकी गाड़ी जा रही है, मुंशी बंसीधर पूछते हैं, तो उसमें से एक जवाब देता है कि पंडित आलोपीदीन की। तो कौन पंडित आलोपीदीन? तो दातागंज के हैं। अब आलोपीदीन कौन रहते हैं? वो चौंक जाते हैं मुंशी बंसीधर, क्योंकि अपने इलाके के नामी गिरामी रहते हैं, प्रतिष्ठित जमींदार रहते हैं और लाखों का लेन देन रहता है, कईयों मतलब उनसे लेन देन करते हैं और अंग्रेज अफसर भी उनके घर आना जाना रहते हैं, तो काफ़ी उनका रुआब रहता है। अब पूछते हैं कि ये गाड़ियाँ जाएंगी कहाँ? तो उसमें से किसी ने कहा कि कानपुर जा रही हैं ये गाड़ियाँ। तो इसमें क्या है, अब सबके सब सन्नाटा। तो उतने में फिर एक जाता है आगे बढ़कर और सजी धजी गाड़ी में पंडित आलोपीदीन बैठे रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि पैसे के आगे हर कोई झुक जाता है, तो इसलिए बड़े इत्मीनान से बैठे रहते हैं और अर्ध निद्रा में रहते हैं वो भी। उतने में जाके कोई बताता है कि हमारी गाड़ी को साहब ने रोक लिया है। गाड़ी वाले तो घबराए रहते हैं, लेकिन उनको लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। मतलब हर काम मेरा पैसे से आसान हो जाता है, हर कोई पैसे का गुलाम है ना। स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है, इनका ये मानना था। तो बड़े गर्व से बोलते हैं चलो हम आते हैं, और मुंह में फिर पान चबाते हुए और निकल जाते हैं। और आके फिर देखते हैं इनको बंसीधर को, तो कहिए बाबूजी कैसे, है ना, हालचाल पूछते हैं और बोलते हैं कि हमारी गाड़ियों क्यों रोक दी गई है। और बंसीधर सोचते हैं कि ये भी शायद पैसे के इसमें आ जाएंगे, बहकावे में, लेकिन वो बड़ी रुखाई से बोलते हैं कि सरकारी हुक्म है। पंडित आलोपीदीन फिर उनको पैसे का लालच देते हैं कि हम इस घाट से गुजरें और बिना चढ़ावे के कैसे निकल सकते हैं। अपने बातों में इनको उलझाते हैं तो उन पे बंसीधर पे कोई असर नहीं होता है। तो उनका जो जमादार होता है बदलू सिंह, तो उसको आगे आदेश देते हैं कि पंडित आलोपीदीन को हिरासत में लिया जाए। अब ये बात जैसे ही सुनते हैं पंडित आलोपीदीन, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मुझे मतलब ये हिरासत में लेने की बात कर रहा है, ये कैसा व्यक्ति है जो पैसे की लालच में नहीं आ रहा है। पंडित आलोपीदीन 1000 से शुरू करते हैं, 1000 का लालच देते हैं कि बात रफा दफा करो। 1000 से फिर 5000, 10,000, 15,000, 20,000, यहाँ तक भी बात नहीं पहुँचती है। और मुंशी बंसीधर का जो विश्वास रहता है और उनकी बातें और उनकी धर्मनिष्ठा क्या रहती है, बिल्कुल अटल रहती है। अब बहुत निराश हो जाते हैं, निराश होके बोलते हैं कि आगे अब आपको अधिकार है, मेरा आगे इससे साहस नहीं है, मतलब पैसा अब मैं नहीं दे सकता हूँ। बहुत मनाने की कोशिश करते हैं। बंसीधर अपने जमादार को फिर तेज आवाज़ में बोलते हैं, बदलू सिंह को। तो फिर बदलू सिंह मन ही मन में बड़बड़ाता है और बढ़ता है आगे उनको अरेस्ट करने के लिए। और वो भी पंडित आलोपीदीन भी पहली बार ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है, तो वो थोड़े से घबरा के पीछे हट जाते हैं। अब 25,000 फिर उनको लालच देते हैं कि 25,000 देने को तैयार हूँ। बात नहीं बनती है, 30,000 से 40,000 पर भी आ जाते हैं।
अब देखते हैं कि ये कैसा इंसान है। धर्म ने क्या कहा है, धन को पैरों तले कुचल डाला है। अब पंडित आलोपी दिन को अरेस्ट किया जाता है। तो कहा जाता है ना कि दुनिया सोती है लेकिन दुनिया की जीभ जागते रहती है। अब ये तो जो घटना होती रात के समय होती है, लेकिन सुबह सवेरे जैसे ही सवेरा होता है, हर बच्चे बूढ़े के ज़बान पे पंडित आलोपी दिन का गिरफ्तार होने वाली बात सभी की ज़बान पे हो जाती है। दूसरे दिन पंडित आलोपी दिन को अदालत में पेश किया जाता है तो चारों तरफ उन्हें देखने वालों की इतनी भीड़ होती है। घर, आंगन और छत छज्जा पूरा का पूरा भीड़ से भर जाता है कि आज मुंशी बंसीधर, हर किसी को पता था कि ये पैसे के बल पे हर काम अपना आसानी से कर लेते हैं। तो लेकिन जब उन्हें अरेस्ट किया जाता है तो वहाँ हर कोई उनकी पैसे के आगे गुलाम रहता है। और क्या होता है कि मुकदमा ये सुनाया जाता है कि इतने बड़े व्यक्ति ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं। ये जितने भी इनके विरुद्ध प्रमाण दिए गए हैं वो क्या है, निर्मूल और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना की बाहर है कि थोड़े से धन लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। और क्या कहा जाता है कि नमक का दरोगा मुंशी बंसीधर, इनका भी इतना बड़ा दोष नहीं है, लेकिन उद्दंड और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा है। हम प्रसन्न हैं कि बंसीधर अपने काम के प्रति सजग और सचेत हैं, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। तो भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। जज ने ये फैसला सुनाया। अब पंडित आलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले, सभी से मिलते हैं और फिर क्या होता है, बड़ी प्रसन्न मुद्रा से वो बाहर बेकसूर बेगुनाह साबित हो जाते हैं। तो लोगों से मिलना जुलना सब होता रहता है। लेकिन बंसीधर अब क्या किए, धन से बैर मोल ले लिए, तो एवज में उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। अब इनके पिता को जब ये बात पता चलती है कि पंडित आलोपी दिन को मेरे बेटे ने ही गिरफ्तार किया है, तो पहले से ही बड़े गुस्से में रहते हैं। लेकिन जब इनको एक सप्ताह बाद पता चलता है कि मेरे बेटे की नौकरी चली गई है, तो बहुत ज़्यादा भला बुरा कहते हैं। उनकी पत्नी भी उनसे बात नहीं करती है। लेकिन एक सप्ताह और बीतता है तो फिर पंडित आलोपी दिन को अपने किए पर पछतावा भी होता है और इतने ईमानदार आदमी से पहली बार पाला पड़ा रहता है उनका भी। तो फिर एक दिन शाम के वक्त क्या करते हैं, वो मुंशी बंसीधर के घर आते हैं और अपने किए पर पछतावा होता ही है उनको। लेकिन कहते हैं कि क्या तुम मेरे सारी ज़मीन जायदाद के पूरे लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए, क्या तुम पूरे लाइफ टाइम के लिए मैनेजर बनना पसंद करोगे? अब पंडित आलोपी दिन बंसीधर से कहते हैं कि मैं सदा तुम्हें कैसा देखना चाहता हूँ, वही नदी किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा। तुम सदा वैसे ही बने रहना, परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है। तो बच्चों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए।